हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स इन पाइथन। तो लूप्स इन पाइथन क्या होते हैं? इन पाइथन देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ लूप्स: फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स। लूप्स का मत काम क्या होता है? लूप्स का काम होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर काम को बार बार रिपीट कराना हो, वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि रिपीट होता रहे, वो वीडियो ख़त्म हो फिर से स्टार्ट हो जाए, तो आप लूप उसमें लगा देते हैं। कोई गाना सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं ये गाना ख़त्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए, तो आप उसमें लूप लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा है, दीज लूप्स आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड until a certain condition is met। until a certain condition is met का मतलब लूप चलने के बाद हमें कहीं ना कहीं पर उसको रोकना होता है। तो अगर वो कंडीशन मेट हो जाएगी, तब वो लूप अपना रुक जाएगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप्स हम यूज़ करते हैं जब हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक करना होता है। बार बार किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो, तब हम वाइल लूप या फॉर लूप का यूज़ करते हैं। नेस्टेड लूप के बारे में अगर बात करें, तो नेस्टेड लूप क्या होता है? इन पाइथन यू कैन हैव लूप्स विद इन लूप्स, मतलब लूप के अंदर लूप, विच आर कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स are used when you need to perform a repetitive task within the context of another loop। कोई लूप एक ऑलरेडी रनिंग है, उसके अंदर आप किसी एक और लूप को नेस्टेड करा के अगर चलाना चाहते हैं, तब वहाँ पर नेस्टेड लूप यूज़ होता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे जब हम एग्जांपल्स को करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे, कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर लूप, द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। तो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो जैसे आप जानते हैं, जिसको हम लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, ये सब जो हमारे सीक्वेंस को होते हैं, इनको इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। इटरेट का मतलब क्या होता है? इटरेट का मतलब होता है कि आप ट्रैवर्सिंग, मान लीजिए ट्रैवर्सिंग करना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊं, मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू एक लिस्ट लिया 1 2 3 4। अगर मैं इसको इटरेट करता हूँ, तो क्या होगा? ये इस तरीके से लिख के आएगा 1 2 3 4। इसको हम ट्रैवर्सिंग या इटरेटर बोलते हैं। तो डिफिनेशन में हम दोबारा से चलते हैं। द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस, यानी इसको ये इस तरह से ओपन कर देता है, एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच टाइम इन द सीक्वेंस। यानी कि अगर मैंने इसके साथ कुछ और ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता, तो पहले वो 1 के लिए चलता, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, और 4 के लिए चलेगा। लास्ट में अगर मैंने ऐसा कंडीशन लिखा है कि 4 पे आके वो लूप बंद हो जाए, तो वो 4 पे आके लूप बंद हो जाएगा। ठीक है। इटरेट ओवर मीनिंग क्या होता है? दैट यू कैन ट्रेवर्स थ्रू ऑल द वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स आर ऑल इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो इनको हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इनमें ही ये कंडीशन लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप को हमने एक एग्जांपल के से हम अगर देखेंगे, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक वेरिएबल का नाम है नंबर्स। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पर नंबर्स लिया है। मैंने लिखा है कि फॉर नम इन नंबर्स, ये जो नम है वो इस नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। प्रिंट नम, तो इसका ये मतलब हुआ कि नम को पहले अगर लूप चलेगा, तो पहले ट्रैवर्सिंग के हिसाब से 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और फिर 4 मिलेगा। तो नम की वैल्यू प्रिंट होकर इस तरीके से आएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी को इटरेट या फिर फॉर लूप के थ्रू ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। एक फिगर के थ्रू आप देखिए कैसे चल रहा है, ये फ्लो चार्ट है। ये नंबर्स लिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या लिया, नम बिकम्स द फर्स्ट नंबर इन नंबर। अभी ये नंबर जो है, इसमें पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और वो इज नम द लास्ट नंबर,
फॉर लूप कब तक का चलता रहेगा, जब तक का कंडीशन मेट ना हो जाए। तो लास्ट नंबर है मेरा 5, तो ये तब तक का ये चलता रहेगा जब तक का 5 इसको नहीं मिल जाता। जैसे ही 5 मिल जाएगा, यस आंसर हो जाएगा, तो हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा। जब तक का नहीं मिलता रहेगा, वो प्रिंट कराता रहेगा नम को। तो इस डायग्राम को देखकर आपको शायद ये इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, इस फ्लो चार्ट को देखकर शायद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर लूप तब तक का चलता रहेगा, ये देखिए एक लूप की तरह ये ऐसे चलता रहेगा। स्टार्ट होगा, नंबर प्रिंट कराएगा, फिर अगर नंबर जो मेरा है वो लास्ट नंबर तक का अगर प्रिंट नहीं हुआ है तो उसको दोबारा से नंबर असाइन होगा, और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही इस नंबर द लास्ट नंबर, मतलब लास्ट नंबर जैसे ही आ जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको इस प्रोग्राम को। तो मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो देखिए आप 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ना है इस वीडियो में, तो थोड़ा जल्दी हमें इस आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी है नेक्स्ट। अभी मैंने क्या किया था, नंबर मैंने एक लिस्ट में पहले से दे दिए थे। तो इस लिस्ट को हम रेंज फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेंज फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लूप पढ़ने के लिए। तो अब उसी का यूज़ करते हैं। मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अभी मैंने आपको एक रेंज फंक्शन बताया था, तो 1 क्या चीज़ यहाँ पर है, स्टार्ट वैल्यू बताया था। 6 क्या है, एंड वैल्यू है, लेकिन एंड वैल्यू में 6 नहीं आएगा, 6 - 1 यानी कि 1 से 5 तक की वैल्यू है। और इसके बाद एक कॉमा लगा के मुझे अगर स्टेप लिखना होता तो मैं लिख सकता था 1 2 3 4 5। नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या रहता है इसमें, 1। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट आई कराऊँगा तो ये भी सेम वैल्यू जैसे इसका ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल आपने देखा था वैसे ही ये करके देगा। बस इसमें हमने रेंज फंक्शन को यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्योंकि आगे हम हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो देखिए आउटपुट सेम है, बट लिखने का तरीका यहाँ पर अलग है, क्योंकि रेंज फंक्शन की तरह के थ्रू हमने यूज़ किया है। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 अलग-अलग लाइन में कैसे आ रहे हैं? ये एक साथ 1 फिर स्पेस 2 स्पेस 3 या 4 5 या 1 2 3 4 5 एक साथ एक लाइन में क्यों नहीं आए? इसमें अलग-अलग रो में ये क्यों आए? लाइन चेंज क्यों कैसे हो गई? तो न्यू लाइन के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें प्रिंट के फंक्शन को अंदर कर्सर रखकर और शिफ्ट के साथ टैब लगाएँगे, तो डॉक स्ट्रिंग ओपन होता है। शिफ्ट के साथ टैब। अब यहाँ पर आपने पढ़ा था कि एंड बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन में इंक्लूडेड है। बैकस्पेस एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जैसे मैं प्रिंट देता हूँ तो वो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में आ जाता है, और फिर नेक्स्ट वैल्यू जब प्रिंट होगी तो वो न्यू लाइन में होगी। अगर मैं इस बैकस्लैश एन को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर जो प्रिंट होकर से तो यहाँ पर जो प्रिंट होकर सेकंड लाइन में जा रहा है वो सेकंड लाइन में नहीं जाएगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी, मैंने क्या किया, एंड इक्वल टू स्पेस यहाँ पर करके और ब्लैंक छोड़ दिया, और अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ, देखिए ये एक लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो न्यू लाइन बैक स्पेस एन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो रहता है एंड वैल्यू, वो चेंज कर दिया और यहाँ पर स्पेस एक दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस के साथ 1 2 3 4 5 आ गया। अगर मैं स्पेस यहाँ से हटा दूँ, बिना स्पेस के प्रिंट कराऊँ, तो देखिए बिना स्पेस के 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है? तो अगर आपको एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए तो आप एंड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बीच में एट द रेट, कॉमा जो भी आप चाहते हैं
वो यूज़ कर सकते हैं। जो आप चेंजेस लाएँगे यहाँ पे एंड में, वैसा ही आउटपुट आएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है? रेंज 12, स्टॉप वैल्यू 2, 2 मतलब ये रिवर्स में अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 का मतलब 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 का मतलब 3 हो जाएगा। और -1 ये क्या है? स्टेप वैल्यू है। मैंने यहाँ पर टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर को रिवर्सिंग में प्रिंट कराया, और यहाँ पर एंड का क्या मतलब है? एंड मैंने जो वैल्यू है उसको एक ही लाइन में करने के लिए यहाँ पर एंड को स्पेस दे के रखा है। देखिए यहाँ पर टेक्नो मास्टर ये कितनी बार आया? एक काम करते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग है इसको छोटी ले लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हम ले लेते हैं ABC। तो ये कितनी बार प्रिंट होकर आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया। क्यों 10 बार आया? क्योंकि हमारा स्टार्ट वैल्यू 12 से था, एंड वैल्यू हमारा 3 पे आके रुका है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 12 माइनस 3 जैसे आप अगर करेंगे तो ये 12 वाला भी स्टेप काउंट होगा, इसलिए ये 10, टोटल कितने हैं? 10 है। आगे नेक्स्ट है, एक एग्जांपल मैंने लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 15 इन वन लाइन। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर काउंटिंग क्या करी थी? 1 2 3 4 5 तक करी थी इन वन लाइन। तो सेम जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा, पर काउंटिंग कहाँ तक का मुझे लिखनी है? 15 तक का। तो अगर 15 तक का लिखनी है तो मेरा जो स्टॉप वैल्यू रहेगा वो 16 होगा। ठीक है? और स्टेप मैं अगर 1 ही चाहता हूँ तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है प्रोग्राम, फॉर आई इन रेंज 1 टू 16 प्रिंट आई, और एंड वैल्यू मैंने एक ही लाइन के लिए स्पेस यहाँ दे दिया है। देखिए 1 से लेकर 15 तक का वैल्यू इन वन लाइन। तो समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर लूप के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द काउंटिंग एज पर यूज़र गिवन रेंज। अभी तक का क्या कर रहे थे? हम रेंज ले रहे थे, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू हम खुद दे रहे थे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें यूज़र खुद अपने डिसाइड करे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट कराना है, तो क्या होगा? तो हमने क्या पढ़ा था? हम इनपुट का फंक्शन का यूज़ करते थे अगर हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी होती थी। तो हमें क्या-क्या वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी? हमें सबसे पहले उससे पूछना पड़ेगा कि तुम्हें स्टार्ट वैल्यू क्या कराना है? मतलब कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और उसको कहाँ पर स्टॉप करनी है। लेकिन अगर यूज़र ने वैल्यू 16 लिख दी कि मुझे 16 तक का काउंटिंग करके दो, तो 16 लिखेगा तो काउंटिंग कहाँ तक का आएगी? 15 तक का। पर यूज़र को तो पता नहीं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में 16 का अगर मैं दूँगा तो वो 15 तक का काउंटिंग करके देगा। तो हमें अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि यूज़र को एंड वैल्यू जो भी दे वो प्रिंट होकर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंड वैल्यू में खुद से +1 करके लिखना पड़ेगा प्रोग्राम। देखिए मैंने कैसे लिखा है। मैंने स्टार्ट वैल्यू ले ली, हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा, इंट इनपुट एंटर द स्टार्ट वैल्यू। ठीक है? मैंने एंड वैल्यू ले ली, एंड भी सेम आ जाएगा। जब मैंने फॉर आई इन रेंज लिखा तो हम क्या लिख रहे थे? आई इन रेंज के बाद ये हो गया हमारा स्टार्ट वैल्यू। देखिए ऊपर 1, तो यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी यूज़र इनपुट करेगा। और एंड वैल्यू हमारी जो थी वो एक माइनस होके प्रिंट हो रही थी, तो हम ऑलरेडी एक इसमें जोड़ देंगे। ठीक है? तो जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट कराएगा वहाँ तक का हमारी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। देखिए अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आता है? द स्टार्ट वैल्यू मैंने लिख दिया 1, एंटर द एंड वैल्यू।
मैंने लिख दिया मुझे 15 तक का वैल्यू प्रिंट करानी है। अब 15 लिखा और उसके बाद 15 आ भी गया, जबकि पीछे वाले एग्जाम्पल में 15 नहीं आ रहा था, उसके लिए हमें 16 लिखना पड़ रहा था। तो इस ऐसी कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही अपने प्रोग्राम को +1 करके लिखा है। तो ठीक है, तो हमें यूज़र को नहीं बताना है कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है या क्या करना है। हमें प्रोग्राम को ही ऐसे लिखना है कि यूज़र को कोई भी दिक्कत ना हो। आगे, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10, शुरुआत के 10 इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड हो जाए मतलब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 आए। मैंने एक फंक्शन आपको बताया था, ऑपरेटर बताया था आपको कि एक मॉडुलस नाम का ऑपरेटर होता है। मॉडुलस का क्या करता है? मॉडुलस का पर्पस ये है कि जब वो रिमाइंडर को बताता है, अगर मैं कंडीशन कुछ ऐसी लिख दूं कि जो भी वैल्यू है वो अगर 2 से डिवाइड हो रही हो और इक्वल टू का मतलब ये यहाँ पर वैल्यू दोनों की इक्वल 0 हो, यानी इसका रिमाइंडर भी 0 आए, तो प्रिंट आई इज इवन नंबर। फिर से बताता हूँ, मैंने क्या किया, प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर, ये मैंने क्वेश्चन जो था उसको एज अ स्ट्रिंग लिखा पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 से 21। अब मुझे ये चीज़ अपने माइंड में पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि 10 इवन नंबर कैसे आएंगे। मुझे 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू चाहिए, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा। जब 2 से डिवाइड करूँगा तो जो 2 से डिवाइड होने पे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस वैल्यू को वो प्रिंट कराना है मुझे। तो जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे पहले मुझे अपने प्रोग्राम को लिखने से पहले जो भी मुझे क्वेश्चन मिला है उसके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो जब पूरा फ्लो चार्ट जिसे कहते हैं कंप्लीट बन जाएगा मेरे दिमाग में, तब मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट आई और फिर कॉमा देके स्ट्रिंग का नाम लिखा इज इवन नंबर। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर आ 2। क्यों? क्योंकि 2 से जब 2 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे करते करते 20 तक का आ रहा है। 20 तक का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो लास्ट वैल्यू ली थी वो 21 ली थी। मैं यहाँ 1 लिखूँ ना लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस 1 को अगर हटा भी दूँ और फिर से इसको रन कर देता हूँ तो भी देखिए यहाँ पे 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहती है। हाँ, अगर मैं इस 1 को हटा दूँगा तो स्टार्ट वैल्यूज़ कहाँ से रहती है? बाय डिफ़ॉल्ट 0 से रहती है। ठीक है? तो नेस्टेड लूप क्या है? द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी 1 से 10 तक का आई की वैल्यू है। अगर इतना लिख के मैं प्रिंट कराता तो वो 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, 4 आता, 5 आता, ऐसे करके 10 तक का आता। लेकिन मैंने आगे लिखा फॉर जे इन रेंज 1 to 11, यानी मैंने अभी क्या बोला, इनर लूप क्या होगा, विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। यानी जे का जो इटरेशन है वो 1 से लेकर 10 तक का पहले ओनली 1 के लिए, जो आई की वैल्यू 1 है ना, उसके लिए जे पूरा 1 से लेकर 10 तक का लिखेगा, फिर 2 के लिए लिखेगा, फिर 3 के लिए लिखेगा, फिर 4 के लिए, ऐसे 10 तक का, जब तक का आई की वैल्यू 10 तक का ख़त्म नहीं हो जाए तब तक का जे की वैल्यू इस तरीके से वो लिखता जाएगा। तो आउटर लूप जब एक बार चलेगा, इनर लूप वो अपना पूरा लूप कंप्लीट करेगा। यही सेम एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए आउटर वैल्यू 1 आया होगा पहले लूप में और उसके लिए जे ने पूरा का पूरा
लूप चलाया 1 to 10, ठीक है। फिर आउटर वैल्यू आया होगा 2। प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, i इंटू जे। तो पहले i की वैल्यू आई होगी 1 और j की वैल्यू आई है 1 से 10, ये जो है। तो जब आप 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 का करो, 3 का करो, जिसका भी करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो जब इस कंडीशन, ये जो मैंने लिखा है, ये 1 टू लेकर 1 से लेकर 10 तक का ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आएगी। और एक ही लाइन में क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड लिखा है। फिर ये प्रिंट जो मैंने स्पेस देकर ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि ये आई के लिए प्रिंट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आई की वैल्यू तो यहाँ प्रिंट करानी नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहूँ कि ये वाला जो लूप चला वो किस आई के किस वैल्यू के लिए चला, पहला वाला, तो वो ऐसे लिख सकता हूँ, दिस लूप इज रन फॉर, और मैं यहाँ पर कॉमा देके आई लिख दूँ। तो अगर अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए, पहले आई की वैल्यू आई होगी 1, ये देखिए, ठीक है। इंडेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्रिंट जो है वो इस फॉर का है और ये प्रिंट जो है वो इस फॉर का है, ओके। तो जब इस फॉर के साथ क्या है आई, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस लूप इज रन फॉर आई, ठीक है। तो वैल्यू 1 यहाँ पर आई इस जगह पे, और जे की वैल्यू मैंने क्या बोला, एक बार आउटर लूप चलेगा और इनर लूप पूरा अपना इटरेशन देगा, ये देखिए। फिर दिस लूप इज रन फॉर 2, अब आई की वैल्यू क्या आई, 2 आई, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, 2 इंटू, और जे की सारी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एक करके आती रहेगी। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 2 4, ऐसे करके 20। फिर तीसरे बार में आई की वैल्यू आई 3, और यहाँ पर देखिए आई इंटू जे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, ऐसे करके 3 का टेबल आ जाएगा। फिर 4 का आएगा, 5 का आएगा, ऐसे कब तक का आता रहेगा, जब तक का आई की वैल्यू, ये देखिए 10, 11 लिखा है, यानी 11 माइनस 1, यानी लास्ट वैल्यू आई की जब तक का ना आ जाए तब तक का ये लूप चलता रहेगा। इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, और ये नेस्टेड लूप का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा इस जगह पे प्रिंट करके, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो समझ में आया आपको, ठीक है। और देखिए, अगर मेरे को पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये मैट्रिसेस हैं हमारे और ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो मुझे अगर मैट्रिक्स और एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो या सिर्फ एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा इस प्रोग्राम को, इस तरीके से लिखूंगा। मैंने बताया ये ब्लैंक लाइन, ये जो प्रिंट ब्लैंक करके छोड़ रखा है वो इसके लिए है, मेरे रो के लिए। ये क्या करेगा, प्रिंट अ न्यू लाइन फॉर ईच रो। देखिए पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये किसकी वैल्यूज है, ये एलिमेंट, यानी अगर इसको हम आई और जे की जगह पे रो और एलिमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, तो ये एलिमेंट्स हैं। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। ये हो गया इसके लिए, ये आई का एक खत्म हुआ, फिर आई स्टार्ट होगा इस पे। इसके लिए पहले एलिमेंट क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। यानी एक बार आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप अपनी पूरी कंडीशंस खत्म करेगा, फिर दूसरी बार आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप पूरा रनिंग होगा। तो ये बार बार मैं आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फ्लो पता होना बहुत ज़रूरी है कि लूप का फ्लो कैसे चल रहा है। अब आ जाते हैं वाइल लूप के बारे में। तो जैसे फॉर लूप था, हम अपनी कंडीशंस को तब तक का रन कर रहे थे जब तक का हमारी जो कंडीशन है वो मेट ना हो जाए, मीट ना हो जाए। उसी तरीके से वाइल लूप है, बट वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है
कि हम कंडीशंस को खुद लिखते हैं और उस कंडीशन के ट्रू होने तक की हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन होता है। कैसे? वाइल का क्या मतलब होता है? वाइल का मतलब होता है जब तक का मेरा ये काम ना हो जाए तब तक का तुम ऐसे पढ़ाई करते रहना, या जब तक का मेरा फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो 1 kg ना हो जाए तब तक का तुम इसमें फ्रूट रखते रहना। जैसे ही 1 kg हो जाता है तो फ्रूट रखना बंद कर देना। ठीक है, तो ये एक लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया। अभी आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने को क्या करना है? काउंट कराना है। क्या कराना है? 5 तक का वैल्यू। 5 तक का मैंने कैसे बताया? क्योंकि मैंने क्या लिखा है? काउंट लेस देन और इक्वल टू 5, और चालू कहाँ से करना है? काउंट 1 से। काउंट इक्वल टू 1 मतलब ये एक मैंने वेरिएबल पहले से इसलिए लिया कि लूप स्टार्ट कहाँ से होना है? 1 से। खत्म कहाँ तक पर होना है? कंडीशन क्या है? 5। तो प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है? ये वाइल लूप में पता कैसे चलता है? उसके लिए हम क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं कि पहले काउंट की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर 1 थी ना, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 होके प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 प्रिंट करेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3। फिर 3 प्रिंट करेगा, और फिर इस तरीके से ये तब तक का चलता रहेगा जब तक ये जो कंडीशन मैंने लिखी है कि 5 से ना ज़्यादा हो, 5 से जब तक का लेस देन या इक्वल हो तब तक का ये प्रिंट कराते रहेगा। देखिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी यहीं पर मैंने प्रिंट काउंट के बाद अगर एंड इक्वल्स टू और सेम ऐसे स्पेस दे दिया होता तो ये एक लाइन में प्रिंट हो जाता। तो ये भी फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी है, बस लिखने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। जो काम हम फॉर लूप से कर लेते हैं लगभग काम हम उसको वाइल लूप से भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा है कि काउंट करना है 11 से स्टार्ट करना है, और वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 1 काउंट इक्वल्स टू ये, मतलब अभी हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। रिवर्स काउंटिंग में मैंने क्या किया यहाँ पे? अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। जैसे यहाँ मैंने लिखा है काउंट माइनस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है? काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। ठीक, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये रिवर्स में प्रिंट करके देगा। पहले काउंट की वैल्यू क्या आई? 11। 11 कहाँ पर आई? यहाँ पे। अगर इस प्रिंट को मैं इस कंडीशन के ऊपर लिख देता ना तो सबसे पहले वैल्यू क्या आ जाती? 11 यहाँ प्रिंट होकर, जैसे यहाँ लिखा था मैंने, इस कंडीशन के ऊपर लिखा था तो पहले 1 था तो 1 ही आ गया था। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने इस पहले कंडीशन दे दी उसके बाद प्रिंट कराया। तो ऐसे इस वाले केस में क्या होगा? पहले कंडीशन लग जाएगी, 11 आ जाएगा, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। तो काउंट की वैल्यू क्या थी सबसे पहले? 11। 11 माइनस 1 10। तो सबसे पहले प्रिंट होगा 10, फिर 9, फिर 8। कब तक का ये ऐसा होता रहेगा? जब तक का वाइल वाला जो कंडीशन है वो ट्रू, मतलब वाइल वाला कंडीशन जब तक का ट्रू रहेगा तब तक का ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ वाइल की कंडीशन क्या है? जो काउंट की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब 2 आ जाएगा काउंट की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, यानी काउंट में क्या आ जाएगा? 1। फिर जब 1 जाएगा ऊपर तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और फिर ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप रुक जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और
एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला देख लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट डिजिट ऑफ अ नंबर। मतलब अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर 618, जब मान लीजिए लिख दिया, तो 618 में कितनी डिजिट है? 6 है, 1 है और 8 है, यानी टोटल 3 डिजिट है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए, कोई बड़ा सा नंबर मैं लिख दूं और बोलूं कि इसमें कितना डिजिट है, ये बताने के लिए मुझे प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो पहले तो डिजिट हम प्रिंट करा लेंगे, किसी मतलब इनपुट करा लेंगे, इनपुट नंबर जो भी है। अब हमने जो अपने जो प्रोग्राम लिखना है हम लोगों को, वो हमें ऐसे लिखना है कि जो काउंट वैल्यू स्टार्टिंग में हम 0 से लेके चलेंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक का n की वैल्यू जो है, जो हम नंबर दे रहे हैं, वो 0 से जब तक का बड़ी हो, तब तक का क्या करते रहना, c की जो वैल्यू है उसको, उसमें एक को ऐड करते रहना। ठीक है। और n जो जो भी नंबर को प्रिंट इनपुट हम करा रहे हैं, उसको 10 से फ्लोट डिवीजन करते रहना। फ्लोर डिवीजन क्या होता है? फ्लोर डिवीजन का मतलब मैंने बताया था, जिसमें डेसिमल की वैल्यू नहीं आती है। तो देखिए, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम जो सबसे पहले जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो क्या है, ये है। सबसे पहले इनपुट ऑफ द नंबर, तो मैंने कहा एक बड़ा सा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 254689। ठीक है, एंटर मारा मैंने, तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं इस जो मैंने नंबर लिखा है, इसलिए आंसर 6 आया। कैसे आ गया 6? तो प्रोग्राम के नेक्स्ट उसमें चलते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, डिजिट हमने सोची कि 0 ही है, वाइल अब जो नंबर है वो 0 से अगर बड़ा हो, तो नंबर 0 से बड़ा है, क्या करना है मुझे, c की वैल्यू में एक जोड़ देना है। c की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यानी कि अभी वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, तो सबसे पहले 1 हो गई, और यहाँ n को उसने क्या किया, मॉडुलस किया 10 से। अगर हम इस वैल्यू में 10 से डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, 25468.9। तो 0.9 जो है वो हट जाएगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है। यहाँ से 245468 तक का वैल्यू हमारी आएगी, और c की वैल्यू आएगी 1। फिर से वो स्टार्ट कर देगा लूप, और लूप में फिर से 1 जाएगा, तो इस तरीके से तब तक का ये रन करता रहेगा, तब तक का ये रन करता रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, ये प्रिंट वैल्यू मैंने जो लिखी है वो वाइल लूप के बाहर लिखी है। अगर बाहर लिखी है तो ये प्रिंट तब होगा जब ये लास्ट कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तब ये प्रिंट होगा। इसलिए जब पहली बार c की वैल्यू 1 आई थी, तो इसने प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं इस प्रिंट को ऐसे ना लिखकर, ये देखिए ऐसे लिख दूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रिंट करके देगा। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने कहा 2548796, तो ये टोटल 6 डिजिट फिर से मैंने ले लिए। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, तो देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि अभी जो लूप में मैंने प्रिंट की वैल्यू लिखी है, पर मुझे ऐसे नहीं करना था। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे टोटल जो भी मैं एक नंबर लिख रहा हूँ उसकी डिजिट काउंट करके बताओ, नहीं उसमें कितनी डिजिट है। तो वो लास्ट वाला मुझे सिर्फ चाहिए, ये लास्ट वाली वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये लूप को, इससे मुझे इस प्रिंट को बाहर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटाऊँगा, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और इसको यहाँ लिखता हूँ लूप से बाहर। और यहाँ पर वैल्यू क्या लिखना है मुझे, सी, प्रिंट सी। वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा 25486 और 6 आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो नेस्टेड वाइल लूप, इसमें भी लूप के अंदर लूप है। इसको मैं जब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो इसको मैं बताऊंगा। वैसे सेम जैसे फॉर लूप में है, वैसे ही वाइल लूप में भी नेस्टेड यूज़ होता है।
तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल।